सबसे पहले तो ये कहेगा कि जरा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज दूसरे रोज भी सोच विचार की है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, क्या उसे चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको चैलेंज करने का इरादा रखता है या करना चाहिए इस फैसले को चैलेंज? मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज मुझे पता चला कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो जेर समाअत था, सिंगल बेंच की बड़ी मोहतरम शख्सियत होती है, उनका फैसला भी बहुत बार्डर बेंच के बराबरी होता है। लेकिन मसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई अफीसर वहां कोई मौजूद ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील भी मौजूद नहीं था। और साथ साथ मैंने ये भी महसूस किया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनके दलाइल इंतहाई कमजोर थे। उन्होंने सही तरीके से जवाब ही नहीं दिया ऑनरेबल जज के सवालों का। जब वो ऑनरेबल जज सवाल कर रहे थे इस किस आइन के आर्टिकल के तहत आपने ये निशान वापस लिया है, तो वो खामोश हो गया। उसको कहना चाहिए ना आइन का आर्टिकल इस पर लागू नहीं होता। इस पर हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्ट जो है 215 एक्ट इस पर नाफज हो रहा है कि जब उसमें लिखा हुआ है कि जरा उस पार्टी को सिंबल दिया जाएगा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मरहले से गुजर के आएंगी। अब ये जो पार्टी है तहरीक इंसाफ है, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने ही दस्तूर के खिलाफ किया है। ये बहुत वजनी पॉइंट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये हुई, मुझे बड़ी हैरानगी भी है कि जनाब उन्होंने ऑनरेबल जज ने ये फरमाया कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला ही नहीं पढ़ा। 11 पेज का फैसला, फुल बेंच का फैसला, 5 मेंबर हैं जिसमें एक तो बकायदा पेशावर हाई कोर्ट के जज ही हैं, रिटायर्ड जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका उन्होंने अपने हाथ से लिखा था फैसला। तो जज साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो फैसला ही नहीं पढ़ा। तो आप ये बताएं कि किस अथॉरिटी को वो चैलेंज किया उन्होंने? तो वहां एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहना चाहिए था कि जरा पार्टी का दस्तूर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था वो उन्होंने हटा दिया था और नया चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जो कि इनकी पार्टी के दस्तूर के खिलाफ था। जिस पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मुतनाज़ा हो जाए तो उसका इलेक्शन तो खुद मुतनाज़ा हो मोहम्मद जाता है। इरशाद साहब, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने मौकिफ का दिफा पेशावर हाई कोर्ट में नहीं कर सका, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल बहुत कमजोर रहे आपके बकौल, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अहलियत रखता है कि इस फैसले को सुपीरियर फोरम पे चैलेंज करे? मेरा अपनी जाती राय है। वैसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ और मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मुझे ये उससे बात करने का मौका नहीं मिला, वरना मैं इसको मसरूफ थे, मैंने जानबूझ कर उनको नहीं मैंने फोन किया। तो मैंने इस महसूस ये मैं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उनको दलाइल देने के लिए तो अटॉर्नी जनरल भी इतना दलाइल नहीं देगा। इनके वकील है तो पेशावर हाई कोर्ट से जो है उसका तो पूछा जाए ना, आपने पेशावर हाई कोर्ट में अपना वकील क्यों नहीं भेजा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी जाती राय है, बड़े अदब एहतराम के साथ इनका जाना मुनासिब नहीं हो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आप क्या फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करता है तो क्या इससे तासुर गलत मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पे फरीक बन गया है, या आपको लगता है कि वहां से कोई रिलीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं मिल सकता इस मामले पर? देखो, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बड़े अदब एहतराम के है। अगर ये प्रोग्राम अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो हमारी राय है, हमारी बाकायदा हमारी राय में बड़ा वजन है। हम ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज तक अपने फैसले के खिलाफ कभी आला अदालतों में नहीं गया। बड़े बड़े अहम फैसले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ हुए, तो लेकिन जो मुतासर पार्टी है जो जिसने ये केस दायर किया था कि जरा इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं, उनका काम है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये उसमें नहीं है कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान जाए। लेकिन यहाँ जो उन्होंने किया था लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, वो ठीक था। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सारे शेड्यूल को उन्होंने मुतासर कर दिया था। उसके लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास गए, वो दुरुस्त फैसला था, वो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो एक इंटर पार्टी इलेक्शन है, जिसने उनके खिलाफ केस दायर किया वो जाए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लेकिन वो मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा जब उसको रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिल गया है? यानी पीटीआई क्यों जाएगी सुप्रीम कोर्ट जब पेशावर हाई कोर्ट से मामला ठीक हो गया? नहीं, मुतासरा फरीक तहरीक इंसाफ नहीं है। मुतासरा फरीक वो है जिन्होंने इस इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस किया। हाँ, को 12-13 लोग थे, वो जाए। हाँ, वो जो 7-8 मेंबर हैं वो जाए, वो मुतासर होते हैं। तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंच गया। और एक बड़ी और बात है जो मुझे बड़ी हैरानगी है, बड़ा फैसला बड़ा अहम है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी चले गए, दूसरी पार्टी जिनके खिलाफ जो फैसला आया है आपको पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज का,
तो उस पे तो सिब्रो उन्होंने ये भी ऑनरेबल जज ने बड़ा अहम सवाल किया उस एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि मुझे ये बताएं कि क्या दीगर सियासी पार्टियों के भी इलेक्शन इसी तरह के हुए थे, तो क्या उनका रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए था? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब नहीं दिया। लेकिन उस पर जो थे इनका तहरीक इंसाफ के सईद अली जफर ने कहा कि जनाब उनको हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपने केस लेके आए, उनका पार्टी इलेक्शन जैसे हुआ हमें उससे कोई इतराज नहीं, हमें कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया, एक सियासतदान के दिखाने का फर्क है, वो सईद अली जफर सही जवाब दिया उन्होंने। लेकिन इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला गई, या आपके साथ हमने बड़ी अहम बात ये करनी है कि अगर ये डिवीजन बेंच वालों के जो ऑनरेबल दो जज बनेंगे जी। सुनने के लिए डिवीजन बेंच बनेगा, अब उन्होंने ये कह दिया कि बाकी सियासी जमातों को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड पेश किया जाए, तो फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा और आपका 8 फरवरी का इलेक्शन भी मुतासर होने लगा हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। अगर डिवीजन बेंच यानी 2 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट का मौसम सरमा की तातीलात के बाद ये कहता है कि बाकी पार्टीज के भी इंट्रा पार्टी का इलेक्शंस के जो तफसीलात है वो जमा कराई जाए, तो आप क्या फोर्सी करते हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह की गलतियां होंगी जो पीटीआई ने की है और वहां पर भी कोई सिंबल्स का प्रॉब्लम बन जाएगा? डिवीजन बेंच में, अब डिवीजन बेंच पेशावर हाई कोर्ट का बड़े बाशौर बड़े अपराइट किस्म के जज है, मैं इनको जानता हूँ, मेरी पोस्टिंग जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन था उस वक्त के जजों के मैं हालात को जानता हूँ, ये बड़े अपराइट जज है। तो इनका अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने पूरे मुल्क का मामला है, अब देखो तहरीक इंसाफ को अगर ये नहीं मिलता इंतखाबी निशान जो उनका है वो अगर नहीं मिलता, तो तहरीक इंसाफ जो है इतनी बड़ी पार्टी है, जब हमारे उनके साथ ठीक है, हम उनकी पॉलिसी से मुतफिक नहीं है, लेकिन उनके तो कौमी सूबाई असम्बली की तकरीबन 200 नशिस्तें बनती है, अकलियत की भी और ख्वातीन की भी, उससे महरूम हो गए। इसके बाद सेनेट का इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में हो रहा है, 52 सीटें, उससे भी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते, ये तो फिर बिल्कुल कौमी धारे से बाहर हो जाएगी ना पार्टी जो है। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में बड़ा अहम फैसला कर रहे हैं। तो ये इसलिए हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये 3 बड़े अहम केसेस हैं। सबसे बड़ी अहम केसेस ये है कि 2 जनवरी को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम जजमेंट अपना लार्जर बेंच सुनना है कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात की नाहिली और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्ट 232 में आपस में जो मुतजाद हैं उसके बारे में अहम फैसला करना है, बहुत अहम फैसला है। नंबर 2, 6 जनवरी को उन्होंने कहा कि जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं अदालतों में उसके बारे में उन्होंने फैसला करना है। तीसरा, 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला करना है। तो ये सारे फैसले करने और 13 जनवरी से पहले पहले फैसले हो जाने चाहिए, क्योंकि 13 जनवरी को उन्होंने सिंबल अलॉट करने हैं तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों ने, और इसके बाद 25 दिन मिलेंगे इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए। इसके बाद पोलिटिकल कॉर्पोरेशन में चला जाएगा बैलेट छपने के लिए। ये 23 जनवरी का पहला हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि सारी आज ऑनरेबल जो है हमने देखा कोर कमेटी का इजलास हो, उसमें भी उन्होंने खतरात का आज़ार किया, खदशात का आज़ार किया जी, पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द पाकिस्तान में आने के लिए आने के इम्कानात हैं, बड़े बेकरार हो रहे हैं वो, तो वो भी उनका भी देखा। साथ साथ उन्होंने यही फरमा दिया कि जरा हम आपको 2,80,000 के जो एहलकार आपने मांगे हैं तो वो भी हम आपकी मावरत करेंगे, वो तो इलेक्शन एक्ट 220 के तहत देना पड़ेगा, आर्टिकल 220 के तहत। लेकिन सारी सूरत हाल गौर फोज करें, अदालतों में केस चल रहे हैं, हम इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस चल रहा है, इतनी बड़ी सियासी जमात का भी चल रहा है, बोशा खान का भी चल रहा है, इधर इसके बाद नवाज शरीफ के साथ भी जो है वो भी अच्छे तरीके से केस चल रहे हैं, उनके भी रिटर्निंग ऑफिसरों के पास केस जा रहे हैं। बिलावल जरदारी का जो लाहौर का हल्का है सुस्ताई से तो कुंवर दिलशाद साहब, लास्टली वेरी क्विकली बताइए कि इन केसेस से और जनवरी का जो पहला हफ्ता बड़ा धुआंधार होने वाला है, क्या 8 फरवरी के इंतखाबात मुतासिर हो सकता है? अगर डिवीजन बेंच ने सारी सियासी जमातों का, हमने ये कहा कि हम तमाम जितने भी पार्लिमानी जमातें, छोटी छोटी जमातें को जो बड़ी पार्लिमानी जमातें हैं, उनका अगर उन्होंने इलेक्शन में अगर तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड तलब कर लिया, उसकी छानबीन शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी कर रही, आप हमें बताएं कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या इनके साथ मुताबिकत करते हैं, इनके साथ वो देख रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ शिकायत नहीं आई थी, आप आज खुद नोटिस ले लें कि आप मिजाज नहीं है, लेकिन हम उसका तमाम रिकॉर्ड चेक करके फैसला करेंगे। तो फिर तो जनाब ज़ाहिर है जब तक वो फैसला नहीं हो जाता तो इंटर पार्टी इलेक्शन के तहत इनको अपना सिंबल नहीं दिया जाता, तो फिर 13 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर कैसे सिंबल देगा? ये तो बड़ा अहम फैसला आएगा 9 जनवरी को, 2 3 भी लग जाएंगे।
और अगर उन्हें देर लग गई, तमाम सियासी जमातों को रिकॉर्ड तलब कर लिया, तो ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी देखेगी कि जनाब इनका रिकॉर्ड चेक हो रहा है, हर एक की छानबीन हो रही है, तो सब वो एक पुलिस रात से गुजर रहे हैं हर एक पार्टियां, और इसलिए स्कूटरी का मरहला भी गुजर ही गया। उन्होंने वो स्कूटरी में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर में जो हदायत थी ना इलेक्शन पाकिस्तान, उसके मुताबिक काम नहीं किया उन्होंने आर्टिकल सेक्शन देखा ही नहीं कि 232 क्या कहता है, देखा ही नहीं उन्होंने, सबके कागजात नामजदगी कबूल किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे रिटर्निंग ऑफिसरों ने भी इतना ज्यादा अहम काम नहीं किया, जो हमारी जुडिशरी के जो रिटर्निंग ऑफिसर वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद